देखें, नॉर्मली क्या होता है ना कि आप जो है वो जब एक वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में ना दो चीज़ें होती हैं। एक आपका बैकएंड होता है। वैसे तो तीन चीज़ें होती हैं, लेकिन चलें तीन ही कर लेते हैं। डेटाबेस, बैकएंड, फ्रंट एंड। तो आपका जो बैकएंड है ना, वो आपके फ्रंट एंड से बातें करता है या फ्रंट एंड बैकएंड से बातें करता है एपीआई के ज़रिए। और जो डेटाबेस है, बैकएंड उसको संभालते हैं, है ना। तो जो फ्रंट एंड है और जो बैक एंड है और जो डेटाबेस है, ये तीन चीज़ें मिलकर आपकी एक वेबसाइट बनती है। अब इसमें क्या होता है वो हम देख लेते हैं। पहले हम एक बनाते हैं फ्रंट एंड। हम आते हैं, मैंने फोल्डर बनाया सिंपल फ्रंट एंड के नाम से। इसके अंदर आकर मैं नेक्स्ट जेएस का फ्रंट एंड बनाता हूँ। नेक्स्ट जेएस के इंस्टॉलेशन कमांड लेते हैं और फ्रंट एंड बनाते हैं। अच्छा, एंड ये जो है ना कमांड, इसको लेते हैं। सर सर, एक मिनट। जी जी। अच्छा, तो नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट पर आए, ठीक है। और इंस्टॉलेशन कमांड मिल गई, इसको हमने कॉपी कर लिया और हम आ गए अपने खाली खाली वीएस कोड में। यहाँ पर अच्छा, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जेएस की कमांड npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट और डॉट। डॉट के मतलब ये है कि मेरा जो ये फोल्डर है ना सिंपल फ्रंट एंड के नाम से, इसी के अंदर नेक्स्ट जेएस का पूरा प्रोजेक्ट सेटअप कर दूँ। इंटर करते हैं, टाइम लेगा थोड़ा सा ये। इसको हमने चलने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब हम आते हैं वापस अपने। अच्छा, ये ना नेक्स्ट जेएस जो है इसके सेटअप में ये पूछ रहा है कि आपको प्रोसीड करना है, तो हम वाई लिख कर एंटर कर देंगे। और ये हमसे कहेगा कि आपके फोल्डर के नाम के बीच में स्पेस है, तो स्पेस जो है वो ये उसको नहीं काउंट करता है। हमें स्पेस को मिटाना पड़ेगा। सिंपल फोल्डर के बीच में हम माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर भी बैकएंड में तो हाइफन लगा हुआ है, फ्रंट एंड में नहीं लगा था। ठीक है, दोबारा वीएस कोड ओपन करते हैं। दोबारा नेक्स्ट जेएस की कमांड लेकर आते हैं। फिर से वीएस कोड के टर्मिनल में यहाँ पर डॉट के साथ चला देते हैं। अच्छा, जब तक ये चल रहा है हम आ जाते हैं अपने डायग्राम की तरफ। तो वेब डेवलपमेंट में ना आपको तीन चीज़ें जो है वो मेजर सेटअप करनी पड़ती हैं। आपका डेटाबेस, फ्रंट एंड और बैक एंड। हम अभी फ्रंट एंड को सेटअप कर रहे हैं। तो हमारा जो फ्रंट एंड है वो है नेक्स्ट जेएस से, ठीक है। ये सेटअप हो रहा है अभी। बैक एंड किससे करेंगे हम? नोट जेम्स। नोड जेएस से। तो बैक एंड का जो फोल्डर है इसमें आते हैं। इसके अंदर वीएस कोड ओपन करते हैं और फिर हम ये करेंगे कि इसके अंदर जो है नोड जेएस की जो एपीआईज है वो हमें बनाना आती है ना। तो हम ये करेंगे कि यहाँ पर आकर हम यहाँ पर सिंपल जावा स्क्रिप्ट वाला लिखते हैं।
ठीक है, तो ये है आपका एन पी एम इन इट माइनस वाई। ठीक है, ताकि इससे पैकेज जेसन बन जाए। और पैकेज जेसन जैसे ही आपका बन जाएगा, तो आप ये करेंगे कि एन पी एम आई कर दें, ताकि नोड मॉड्यूल बन जाए। नोड मॉड्यूल अभी नहीं बना क्योंकि पैकेज जेसन खाली है। पैकेज पैकेज लॉग जेसन बन गया। यहाँ पर आप एक फाइल बना लें, डॉट गेट इग्नोर की। और एक फाइल बनती है डॉट ई एन वी की। ठीक है, ये सारी फाइलें आपने बना ली। अब आपको इसमें इंस्टॉल करना है एन पी एम एक्सप्रेस, एन पी एम आई एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस का पैकेज जो है वो इंस्टॉल होगा, और नोड मॉड्यूल भी इसने बना दिया। मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको ये करना है कि यहाँ पर एक आप बनाएंगे सर्वर डॉट जेएस की फाइल। और इस सर्वर डॉट जेएस की फाइल के अंदर आप चैट जीपीटी के पास जाएंगे। चैट जीपीटी को बोलेंगे कि एक्सप्रेस में एक हेलो वर्ल्ड की एपीआई लिख कर दें। तो सर्वर का फोल्डर बनाया था आपने या फाइल? राइट एन एपीआई ऑफ हेलो वर्ल्ड इन एक्सप्रेस फॉर माई सर्वर डॉट जेएस फाइल। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, क्या आप फाइल कौन सी फाइल बनाई है? तो हमने सर्वर। बनाई है सर्वर डॉट जेएस की फाइल। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? होनी तो नहीं चाहिए। एन पी एम वाई इनिट से पैकेज जेसन बना। एक्सप्रेस का मॉड पैकेज हमने इसमें इंस्टॉल किया तो नोड मॉड्यूल बन गया। सर्वर डॉट जेएस की फ़ाइल बनाई खुद से, खाली है फाइल अभी। अच्छा, फ्रंट एंड की तरफ आते हैं। फ्रंट एंड जो है वो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग कौन सी चाहिए, कलर की सेटिंग और जो इसकी नेक्स्ट जेस की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो हम कहेंगे जो रिकमेंडेड डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही जो है हमें करके दे दो। अच्छा, ये अभी इतनी सारी फाइलें आ गई, ये नेक्स्ट जेस के प्रोजेक्ट की फाइलें हैं। और अभी ये चल रहा है, जब ये चल के ख़त्म हो जाएगा तो नोड मॉड्यूल यहाँ पर भी बन जाएगा। तो इसको चलने देते हैं। हम आते हैं चैट जीपीटी की तरफ, और हम उठाते हैं इसकी एपीआई। तो इसकी जो एपीआई इसने लिख कर दी है हमारे बैकएंड के लिए, तो ये हमारा बैकएंड यहाँ पर आ गया। अब देखें, ये पोर्ट नंबर 3000 पर लिसन कर रहे हैं। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड की एपीआई यहाँ पर बन गई, ये भी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बनाते हैं ऐप डॉट जेएस की फाइल। और ऐप डॉट जेएस की फाइल में हम यहाँ पर बनाते हैं राउटर। राउटर कैसे बनाते थे? कॉपी करते हैं इंपोर्ट को। अच्छा, ये रिक्वायर वाले, रिक्वायर वाले को ज़रा ना चेंज करते हैं। टाइप मॉड्यूल करते हैं यहाँ पर, टाइप मॉड्यूल। और इसको करते हैं इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आकर ना हम राउटर जो है वो लेकर आते हैं।
ठीक है, इसने राउटर उठा लिया। यहाँ पर कॉन्स्ट ऐप। अच्छा, अब हमें इसको करना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउट, इसके अंदर हम एपीआई लिख देते हैं। ये एपीआई यहाँ से उठाते हैं हेलो वर्ल्ड की, और यहाँ लाकर रख देते हैं। ऐप की जगह आ जाएगा आपका राउट। राउट डॉट गेट हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा इससे। और राउटर आ गया, एपीआई बन गई, डिफ़ॉल्ट पे एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें ऐप डॉट यूज़ राउट करना है बिल्कुल। और इसको मंगवाना भी तो पड़ेगा, तो इम्पोर्ट करेंगे हम राउट फ्रॉम ऐप डॉट जेएस। समझिएगा बात को। एक फाइल है आपकी ऐप ऐप की फाइल है, एक फाइल है आपकी सर्वर की फाइल है। ये मेन फाइल है, ठीक है। आपकी एपीआई रखी हुई है इसके अंदर, आपने एपीआई को यहाँ मंगवा लिया, और ये फाइल चलेगी तो आपकी एपीआई भी चल जाएगी, है ना। ये जो फाइल है, ये फाइल जहाँ से राउट आप मंगवा रहे हैं, तो ये फाइल है ऐप डॉट जेएस की। वहाँ से आपने एक्सपोर्ट किया, यहाँ पर आपने सर्वर डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट किया। अब मुझे ये बताएं, यहाँ तक याद है ना सबको कि एक सिंपल सी एपीआई हमने बना ली है। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि ऐप डॉट जेएस के अंदर जाते हैं, और ऐप डॉट जेएस के अंदर यहाँ पर हम एक बनाते हैं कंट्रोलर। एक फ़ोल्डर बनाते हैं, फ़ोल्डर का नाम हम रखते हैं SRC। SRC के अंदर हम बनाते हैं कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स के अंदर हम बनाते हैं हेलो। हेलो कंट्रोलर, कंट्रोलर्स डॉट जेएस। और ये जो आपका फंक्शन है, इसको हम यहाँ से कट करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं, जैसे कि हेलो फंक्शन, इसका नाम हमने रख दिया। और आते हैं कंट्रोलर के अंदर, पहले तो इसको यहाँ पर रखते हैं कॉन्स्ट और हेलो फंक्शन, इसको हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब ये जो हेलो फंक्शन है, मेरा ख्याल है हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ना करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, ताकि इसी नाम से वहाँ पर बुला लेंगे ना कर्ली ब्रैकेट में। इम्पोर्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये नाम लिखा आपने, और यहाँ से मंगवा लिया। इस फाइल को हमेशा ये गलत देता है, तो आप यहाँ से खुद ही जाकर SRC में जाने, कंट्रोलर में जाने, हेलो कंट्रोलर की फ़ाइल उठानी है, ठीक है। तो ये आपने एक बना लिया आपका हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड की एपीआई बना लिया आपने। इसको चलाते हैं। कैसे चलाएंगे? सर्वर डॉट जेएस को हम चलाएंगे, तो चलाने के लिए स्क्रिप्ट यहाँ पर, स्क्रिप्ट बनी हुई नहीं है, कोई बात नहीं। बैकएंड को चलाने के लिए है आपका npm रन। और ये जो फाइल है, ये वाली फाइल। अच्छा, इसको ना अभी हम और ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऐप डॉट जेएस की जगह SRC में एक हम राउट भी बनाते हैं। राउट्स बना लिया मैंने, और राउट्स में मैं बनाता हूँ हेलो राउट डॉट जेएस। अब ये जो हेलो राउट डॉट जेएस है, इसके अंदर होती है एपीआई। हम अपने एपीआई को राउट के अंदर रखेंगे,
और यहाँ पर ये एक्सप्रेस का राउटर ये मंगवा लेते हैं। अच्छा, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, इसके मतलब ये है कि इसका इंपोर्ट ठीक नहीं है। अच्छा, मेरा माइक ऑफ था, मैं बोल रहा था सर कंट्रोलर के बाद। अच्छा, हमने अपनी फ़ाइल ठीक करवा ली है, हम ज़रा जाते हैं अपने सर्वर की फ़ाइल में। इसको यहाँ पर लिख देते हैं app.js की जो फ़ाइल है, इसको इसने कंसिडर किया है। app.js को हमने src के अंदर रखना है। ठीक है, पहले इसको तो उठा के रखते हैं src में। ये हमने उठा के src में रख दिया और app.js को ओपन किया। ये फाइल हमने कॉपी की, अपने वाले को मिटाकर ये लगा दिया। और उसके बाद जो है फिर राउट है। तो ये जो राउट है हेलो राउट डॉट जेएस की फाइल है ये, इसके अंदर आकर हमने ये लगा दिया और कंट्रोलर को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो है फिर हम इसे चलाएंगे। ठीक है, ये एपीआई चल गई है। अब देखें, यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ रही है ना कि एक हेलो वर्ल्ड की एपीआई बनी है। इस एपीआई को अगर गेट करना है तो लोकल होस्ट 3000 पर मैं जाकर अगर रिक्वेस्ट करूँ तो मुझे एक यहाँ पर रिस्पॉन्स के तौर पर मिल जाएगा हमारा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको हम जेसन में कर लेते हैं और अपनी एपीआई को हमें बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा। लोकल होस्ट 3000। ठीक है, तो हमारे राउट में ना हेलो भी था और लोकल होस्ट 3000 के बाद हेलो हमने लिखा। तो जो जेसन का रिस्पॉन्स है हेलो वर्ल्ड का, वो हमें ब्राउज़र पर नज़र आ गया। लोकल होस्ट 3000 हेलो के एंड पॉइंट पर हमें ये नज़र आ गया। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका बैकएंड है। ये बात आपको समझ आ रही है? आपका बैकएंड है, उसमें एक एपीआई बनी हुई है। एपीआई का एंड पॉइंट है ये, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर लिख लेता हूँ। बैकएंड ये रहा, ये आपके इसका जो है वो एंड पॉइंट है। तो ये जो है ना, ये इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको कि एक एपीआई हेलो के नाम की है, इसको कॉल करेंगे तो हेलो वर्ल्ड आएगा? आप सबको ये बात समझ आ गई? बैकएंड में एक एपीआई बनी है लोकल होस्ट 3000 हेलो के एंड पॉइंट पर, जो कि आपको हेलो वर्ल्ड रिटर्न करते हैं। क्लियर है ये हमें? अब इस हेलो वर्ल्ड को हमें फ्रंट एंड के ऊपर दिखाना है। तो फ्रंट एंड हमारा क्या है? नेक्स्ट जेएस है। नेक्स्ट जेएस पर हम आते हैं अपने। ये मेरे नेक्स्ट जेएस की जो एक यहाँ पर जो फाइलें आप देख रहे हैं, ये सारी फाइलें उसने बना कर दी हैं बाय डिफ़ॉल्ट। हम इसको चला भी देते हैं npm run dev से। इसने लोकल होस्ट 3001 के ऊपर ये चला दिया है। तो मैं लोकल होस्ट 3001 को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये अभी आ जाएगा। तो इधर क्या आना चाहिए? इधर तो कुछ किया ही नहीं, फ्रंट एंड है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट जेएस का जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो कोड होता है वो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम जो भी ये बना हुआ है इसको डिलीट करते हैं। हम आते हैं अपने नेक्स्ट जेएस में, ऐप के अंदर
ये जो पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल है, इसके अंदर वो, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है इसका कोड लिखा हुआ है। तो इसको, ये डेव वेव सब यहाँ से हम इसको करते हैं बंद, हटा दिया हमने। और क्योंकि आपको पता है एरर आएगा, तो एक तो डिव आपको चाहिए, तो हम यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं। और इस डिव के अंदर एक h1 बना लेते हैं। उसके अंदर मैं ताहा लिख देता हूँ। ये ताहा यहाँ पर साइड में यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपके फ्रंट एंड की जो फ्रंट स्क्रीन है ना, लोकल होस्ट 3001 की, लोकल होस्ट 3001 की, उसके अंदर एक h1 की हेडिंग है, उसमें ताहा लिखा हुआ है। आप देखें, लोकल होस्ट 3001, इसमें एक h1 की हेडिंग से ताहा लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि एक एपीआई कॉल करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट नहीं है ना। तो हमें इसके अंदर ही एपीआई कॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम बनाते हैं एक फंक्शन, और उस फंक्शन को एसिंक्रोनस फंक्शन बना देते हैं। एक बटन बन गया है, उस बटन को जब हम क्लिक करते हैं, तो फिर क्या है, यहाँ पर एपीआई कॉल करेंगे। तो एक लिखते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट फेच। और यहाँ पर आपका वो जो बैकएंड का जो ये यूआरएल है, ये यहाँ पर आप इसके अंदर लिख देंगे। समझते हैं। देखें, आपने ना एक हैंडल क्लिक के नाम का फंक्शन बनाया है। एसिंक्रोनस फंक्शन है ये एक एपीआई को कॉल करता है। कब कॉल करता है, जब आप बटन को क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन चलता है। और जब ये फंक्शन चलता है तो ये एक एपीआई कॉल करता है। अब जब ये एक एपीआई कॉल करता है तो इस वेरिएबल के अंदर आपके एपीआई का रिजल्ट आता है। तो वो रिजल्ट हमें देखना है। तो हम करते हैं यहाँ पर इसको console डॉट लॉग, है ना। ये रहा आपका रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के अंदर किस शक्ल में हमें वो नज़र आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, वो हमें देखना है। तो आते हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर। अच्छा, ये कह रहा है कि आप एसिंक्रोनस कॉल अगर कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये फंक्शन भी एसिंक बनेगा। सर आपके कंसोल पे शो कर रहा अच्छा है। ठीक है, ये क्लाइंट कंपोनेंट बनेगा। ये क्लाइंट कंपोनेंट बनेगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, देखें। अ, यहाँ पर यूज़ क्लाइंट, यूज़ क्लाइंट लिखेंगे। अच्छा, जब हम ये यूज़ क्लाइंट लिखेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर अब जो ये इश्यूज आ रहे हैं ना, ये इसलिए आ रहा है कि जब आप यूज़ क्लाइंट ऊपर लिख देते हैं तो ये क्लाइंट कंपोनेंट बन जाता है। और जब क्लाइंट कंपोनेंट ये होता है तो आप उसके फंक्शन को एसिंक्रोनस की तरह कॉल नहीं कर सकते। तो ये फंक्शन जो एसिंक हमने बनाया था, इसको हमने नॉर्मल कर दिया, यूज़ क्लाइंट ऊपर लिख दिया। देखते हैं एरर आ रहे हैं अभी। एरर नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो बटन है, ये आपको दिखने में टेक्स्ट लग रहा होगा, लेकिन ये एक बटन है। तो इस बटन को जब मैं क्लिक करूंगा, क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट है, तो इसका console डॉट लॉग हमें ब्राउज़र पर दिखेगा। तो ब्राउज़र पर हम आते हैं,
कंसोल ओपन करते हैं, इसको साफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक मी को क्लिक करते हैं और हमें मिला एक एरर। अच्छा, यहाँ पर कोर्स पॉलिसी जो है ना, ये इसकी वजह से है, तो इसको ज़रा यहाँ पर ना अलाउ कर देते हैं। अच्छा, पहले तो हम ना अपने बैकएंड के अंदर इसको अलाउ करते हैं। तो ये जो मेरा एरर है, एरर मैसेज है फ्रंट एंड का, इसको मैं चैट जीपीटी को देता हूँ और कहता हूँ कि अलाउ माय नेक्स्ट जेएस फ्रंट एंड इन माय सर्वर डॉट जेएस बैकएंड फाइल। ठीक है, और ये एरर हम इसको देते हैं नीचे, और एक हम देते हैं अपनी सर्वर डॉट जेएस की फाइल। ये पैकेज इंस्टॉल होगा बैकएंड में, बैकएंड में जाकर ये पैकेज इंस्टॉल करते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहे, हम अपने सर्वर डॉट जेएस की फाइल को कॉपी करते हैं। इसके अंदर इसने ये अलाउ किया है ना इसे, तो हम इसको कॉपी करते हैं, और यू कैन नाउ कॉल एपीआई फ्रॉम नेक्स्ट जेएस। ठीक है, ठीक है। तो सर्वर डॉट जेएस की फाइल हमने यहाँ पर लगा दी, और फिर हम अपने सर्वर को बंद करेंगे। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे नोड सर्वर डॉट जेएस की फाइल को चलाओ। ठीक है, ये चलने लगा। हम अपने फ्रंट एंड पर वापस आते हैं, इसको फिर से क्लिक करते हैं। अच्छा देखें, अब एरर नहीं है। अभी भी एक एरर है, वैसे रिफ्रेश करते हैं। ये पता नहीं किस चीज़ का एरर है, इसको भी रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई एरर नहीं है फ्रंट एंड के ऊपर ना, कोई भी एरर नहीं है। इसको एक दफ़ा मैं क्लीन करता हूँ, फिर से बटन को क्लिक करता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आपके पास ना रिस्पॉन्स आ रहे, और वो जो रिस्पॉन्स है वो, अच्छा, ये जो console डॉट लॉग है ना, ये console डॉट लॉग हमें दे रहा है, जैसे ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसको ना हमें जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो रिस्पॉन्स है, ये दे तो सही रहे, लेकिन ये रीडेबल नहीं है। हम अपने फ्रंट एंड पर वापस आते हैं, console डॉट लॉग को मिटाते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स जेसन, और फिर console डॉट लॉग। क्योंकि ये ना जेसन में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि आप इसको रीड कर सकें। अच्छा, अब देखते हैं console में क्या आ रहा है। देखें, अब ठीक आ रहा है ये। तो हमें असल में ये देखना है कि हमें मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर है मैसेज, मैसेज के अंदर है हेलो वर्ल्ड। समझिएगा बात को, जो भी मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैसेज है। तो आते हैं वापस अपने फ्रंट एंड पर, और यहाँ पर अब क्योंकि ये वो बन चुका है क्लाइंट कंपोनेंट, तो हम यहाँ पर एक बना लेते हैं यूज स्टेट।
तो इसका नाम हम रख देते हैं, इसका नाम क्या रखें? इसका नाम हम रख देते हैं RES रख देते हैं। रिस्पॉन्स डाटा, सेट रिस्पॉन्स डाटा यूज़, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट से यूज स्टेट को। ये एक वेरिएबल है, खाली वेरिएबल है, इसमें कुछ भी नहीं है। इस वेरिएबल को हमने क्या किया है, मैं आपको फ्लो समझाता हूँ। देखें, ये वाली जो लाइन है ना, ये आपके बैकएंड के API को कॉल कर रही है, और जो भी आ रहा है वो आ रहा है इस रिस्पॉन्स के अंदर। रिस्पॉन्स क्योंकि अभी ना जो है वो बहुत ज़्यादा, यूं समझें कि रीडेबल नहीं है, उसमें बहुत कुछ आ रहा है। तो उसको रीडेबल बनाने के लिए, इसको रीडेबल बनाने के लिए आपको लिखना पड़ता है वेरिएबल के नाम के साथ जेसन, जेसन का फंक्शन। तो जब जेसन का फंक्शन आप लिख देते हैं, तो आपको इस वेरिएबल के अंदर क्या मिलता है? वही डाटा जो बैकएंड आपको दे रहा है। तो इसके मतलब ये हुआ कि जो ये डाटा है, ये डाटा एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैसेज की प्रॉपर्टी है, मैसेज की प्रॉपर्टी की वैल्यू हेलो वर्ल्ड है। तो हमने पता है क्या किया, हमने बनाया एक वेरिएबल। क्यों बनाया? क्योंकि ये जो डाटा है ना, ये डाटा बेचारा इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अटका हुआ है। याद है ना फंक्शन का स्कोप? तो इस डाटा को हमने डाल दिया इस वेरिएबल में, ताकि हमें यहाँ रिसीव हो जाए, मतलब इस फंक्शन के बाहर ये रिसीव हो जाए। इसके साथ अब हम अपने HTML को लिख देंगे। तो मैं क्या करूँगा, सर मैं लिखूंगा जी। सर रिस्पांस डेटा का क्या यूज है? सेट रिस्पांस तो नजर आ रहा है। जी जी, मैं अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, H1 के अंदर हमें लिखना है कि अगर ये जो रिस्पांस डाटा है, ये रिस्पांस डाटा कर्ली ब्रैकेट में आता है वेरिएबल हमेशा। HTML के अंदर अगर आपको कुछ इस तरह के वेरिएबल यूज़ करने हैं तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। हमें पता है ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ना है मैसेज, इसके अंदर क्या है, मैसेज, और मैसेज की वैल्यू है हेलो वर्ल्ड। तो हमें वो हेलो वर्ल्ड चाहिए। ये हेलो वर्ल्ड आ गया। ये हेलो वर्ल्ड कहाँ से आया है? बैकएंड से। बैकएंड से आया। आपको पूरा ट्रैवल समझ में आया कि ये कहाँ कहाँ से घूमते फिरते आया है ये? एक दफ़ा जी ना सर। फ्लो को रिपीट करते हैं, देखें। आपका बैकएंड है, ठीक है, बैकएंड के अंदर एक आपने API लिखी है, और वो जो आप कंट्रोलर के फंक्शन में चलें, API जो जेसन में रिस्पॉन्स बैक कर रहे हैं, वो एक ऑब्जेक्ट आपको दे रहा है मैसेज की प्रॉपर्टी। अगर आप इसको एक्सेस करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। हमने भी यही किया है। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रिसीव किया, मैसेज को एक्सेस किया, ये वैल्यू निकाल ली। फ्रंट एंड के ऊपर आए, फ्रंट एंड में हमने यही किया है। हमने घुमा फिरा कर ये जो इतना हमने यहाँ पर घुमाया है ना, इसको इसमें डाला, इसको इसमें डाला, इसको इसमें डाला, फिर इसको इसमें डाला, और फिर यहाँ से इसको यहाँ पर लेकर आए। वो ऊपर की सारी खिचड़ी आप छोड़ दें, ठीक है। आप सिर्फ ये देखें कि ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के अंदर उसी मैसेज की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया, और यही मैसेज की प्रॉपर्टी आपको इसके अंदर जो हेलो वर्ल्ड छुपा हुआ है ये लाकर दे रही है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको? अब देखें, अब आपने एक बैकएंड की API बनाई, उस बैकएंड के API में आपको हेलो वर्ल्ड का रिस्पॉन्स मिला जेसन में, उसको आपने फ्रंट एंड के ऊपर देख लिया। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख गई। अब फ्रंट एंड के ऊपर जो भी डाटा दिखाई देगा,
वो आपके बैकएंड की एपीआई से आ रहा होता है। तो आपको बैकएंड को लिखना पड़ता है, ऐसा ही है ना? आप क्या करते हैं, बैकएंड को लिखते हैं। अच्छा, बैकएंड नॉर्मली वो चीज़ ना आपके डेटाबेस से लेकर आती है। तो डेटाबेस के अंदर सपोज करें एक नेम की फील्ड है, नेम है ताहा, और वो जो ताहा है वो बैकएंड में गया, बैकएंड की एपीआई से फ्रंट एंड के ऊपर नजर आ गया। ये फ्लो समझ पा रहे हैं आप? जी सर। तो हमारा काम क्या है कि डेटाबेस को भी हटा दें और बैकएंड को भी हटा दें। इन दोनों का कोड हमें नहीं करना है। हमें बैकएंड का कोड भी नहीं करना है, हमें डेटाबेस का कोड भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, फ्रंट एंड। हमें एक हेडलेस सीएमएस का यूज़ करना है। इसको सही से लिख देता हूँ मैं। हेडलेस सीएमएस का यूज़ करना है, इसका नाम है स्ट्रैपी। अब जो ये स्ट्रैपी है, इसमें आप अपना बैकएंड लिखेंगे, डेटाबेस लिखेंगे, और वो फ्रंट एंड को जाएगा। तो इसको देखते हैं, बैकएंड का कोड ही नहीं लिखना आपको, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपके सामने आऊँगा अपने बैकएंड के प्रोजेक्ट में। ये मेरा बैकएंड का प्रोजेक्ट है, अगर आप देख पा रहे हैं तो सिंपल बैकएंड लिखा हुआ है ऊपर। मैं अपने इस तमाम वीएस से लेकर नीचे तक जो है इसको कर दूंगा डिलीट। बैकएंड मेरा नहीं है अब, वीएस कोड मैंने बंद कर दिया और अपने सर सिम। सर सर इसका नाम आपने हेडलेस। अच्छा, तो देखें, सिंपल बैकएंड जो है ना, इसके अंदर आपकी बैकएंड की एपीआई लिखी हुई थी, वो एपीआई आपके फ्रंट एंड पर जा रही थी। वो जो पूरा कोड हमने किया था अभी, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल बैकएंड जो है ये पूरा खाली हो गया, है ना? अब आपके पास बैकएंड है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है बैकएंड। अब हम यहाँ पर अपने स्ट्रैपी का यूज़ करेंगे। तो मैं इसी खाली फोल्डर को दोबारा से वीएस कोड में ओपन कर रहा हूँ और हम चलेंगे स्ट्रैपी की तरफ। हमारा मेन मोटिव याद रखिएगा, हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें ना तो बैकएंड का कोड लिखना है, ना डेटाबेस को लिखना है। इन दोनों का कोड हमें नहीं लिखना है, हमें सिर्फ फ्रंट एंड को लिखना है। बैक एंड जो है और डेटाबेस, ये दोनों स्ट्रैपी से मैनेज करेंगे हम। ये है हेडलेस सीएमएस। ठीक है, कैसे इससे काम होगा वो हम देखते हैं। स्ट्रैपी के वेबसाइट पर आ जाएंगे, STRAPI strapi.io के वेबसाइट पर आप आएंगे। यहाँ पर आपको पहली स्क्रीन पे ये कमांड दिखेगी, npx create strapi latest। इसको कॉपी करें अपने बैकएंड के, जो हमारा सिंपल बैकएंड अभी खाली हमने किया है, तो इसको यहाँ पर आकर डॉट के साथ, डॉट के मतलब होता है मेरे करंट फोल्डर के अंदर ये चला दो। तो मैंने इसको चला दिया, ये लेता है थोड़ा सा टाइम। तो जब तक आपके सवाल जवाब कर लेते हैं और इसको चलने देते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं यस प्रोसीड करने, तो हमें यस प्रोसीड करने। ठीक है। जी सर। अच्छा, यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि लॉगिन करना है या स्किप करना है, तो हम स्किप करते हैं। फिर ये हमसे पूछ रहा है डेटाबेस आपको कौन सा यूज़ करना है, तो हम एसक्यूएल लाइट को यूज़ कर लेते हैं। यस करता हूँ मैं इस पर। ये कहता है कि एग्जाम्पल स्ट्रक्चर आपको बना हुआ चाहिए या नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए, खाली खाली हमें चाहिए, तो हम इसको नो कर देते हैं। फिर ये कहता है स्टार्ट विथ टाइप स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट से हमें कोई मसला नहीं है, यस कर देते हैं। फिर कहता है एनपीएम आपको चाहिए। एनपीएम के अलावा और भी होता है ना, बन होता है, पीएनपीएम होता है, लेकिन वो सब हम यूज़ नहीं करते, हम एनपीएम यूज़ करते हैं, तो यस कर देंगे। और गिट जो है वो हम बाद में भी गिट इनिशियलाइज कर सकते हैं, गिट इनिट से। नो कर देंगे और इसको चलने देंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेता है तो इसको चलने देते हैं।
अच्छा, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस जगह पर देखें, फोल्डर स्ट्रक्चर में आप देखें, यहाँ पर देखें इसने क्या बना कर दिया है आपको। SRC, API, एडमिन, ये इसके अंदर ना, इसके अंदर आप कंट्रोलर के फोल्डर को, राउट के फोल्डर को, मिडलवेयर के फोल्डर को, इन सब को आप देखेंगे यहाँ पर। मैं इसका कोड नहीं लिख रहा हूँ, ये जो बैकएंड है ना, ये बैकएंड खुद ब खुद इसका कोड लिखा रहा है। और इसको मैं कर देता हूँ अभी बंद। हमें क्या करना है, इसकी इंस्टॉलेशन हो गई। ये कह रहा है कि भाई npm रन डेवलप को आप चला दें। तो ठीक है, npm रन डेवलप से हम चला देते हैं इसे, और इस ट्रैफिक ऑन हो जाएगा, वेट करते हैं। अच्छा देखें, अब जो आपका ये स्ट्रैपी रन हुआ है, वो हुआ है लोकल होस्ट 1337 एडमिन के ऊपर। अभी ये ऑन हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो लोकल होस्ट है ना, वो 1337 है, ठीक है। और ये खुद ब खुद ऑन हुआ है आपके ठीक ब्राउज़र है। पर, अभी ये ऑन हो रहा है। इसको ऑन होने देते हैं, अभी इसकी यूआई आने देते हैं। अच्छा, इस पर ना फर्स्ट टाइम आपको अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख लें, अपनी ईमेल आईडी दे देते हैं, और पासवर्ड जो है वो लिख लेते हैं। अ, सर ये हैक तो नहीं होता है? ये आपके लोकल कंप्यूटर में है ना, इसका एक्सेस नहीं होगा किसी के पास। अच्छा, ये कह रहा है पासवर्ड अपर केस होना चाहिए, ठीक है। तो ये मिटाकर हम अपर केस कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें, ये जो यूज़र इंटरफेस खुला है ना, ये यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा क्या है, डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ ना समझ में नहीं आती। तो हम एक एक करके इसको समझेंगे। अब देखें, ये जो आपका ये जो साइड बार है, इस साइड बार में ये होम है, और भी हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 ऑप्शन है। तो हमें यहाँ पर ये करना है कि दो चीज़ें ना यहाँ पर हमें समझनी है। एक है कंटेंट टाइप बिल्डर, कंटेंट टाइप बिल्डर एक है, और एक है, इसको मैं चाह रहा हूँ मैं लिख लूँ। पर डिजाइन भी होगा फिर इसमें तो। लिख तो वैसे हम यहाँ भी सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं याद रखने के लिए। एक है कंटेंट टाइप बिल्डर, यहाँ पर ना लिख लेते हैं कंटेंट टाइप बिल्डर। और एक है कंटेंट मैनेजर। कंटेंट टाइप बिल्डर के अंदर आप बनाते हैं डेटाबेस की तरह टेबल, और उस टेबल के कॉलन के वैल्यूज़ आप डालते हैं कंटेंट मैनेजर से। ये दोनों नाम जो है ना, ये अगर आपको अभी याद नहीं भी हो रहे हैं या समझ में नहीं भी आ रहे, तो आप बस ये याद रखें कि बिल्डर जो है, उससे अभी हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। तो कंटेंट टाइप बिल्डर को देखते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत सारी ना एप्लीकेशंस खुली हैं, पहले तो मैं इसको बंद करूँ। सैपी की वेबसाइट, नेक्स्ट जेएस, ये भी कुछ है, ये हमारा फ्रंट एंड है, ये हमारे काम आएगा। चैट जीपीटी भी रखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है होम, होम के ऊपर अभी आप हैं, कंटेंट मैनेजर है, मीडिया लाइब्रेरी है, कंटेंट टाइप बिल्डर है। कंटेंट टाइप बिल्डर को क्लिक करते हैं। जैसे ही हम कंटेंट टाइप बिल्डर को क्लिक करेंगे, इस विंडो को स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास कलेक्शन टाइप है।
अब ये जो कलेक्शन टाइप है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये आपका डेटा बेस है। तो आपको इसको प्लस करना है। अच्छा, हमारा जो डेटा बेस है, हम समझते हैं कि एक डेटाबेस का नाम रखते हैं स्टूडेंट, या स्टूडेंट रखते हैं। हमेशा यहाँ पर ना सिंगुलर नाम रखेगा, तो प्लूरल जो है वो ये खुद ही कर देता है। यहाँ पर आपको सिंगुलर रखना है। तो स्टूडेंट मैंने लिख दिया है, और कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन छोटी तो नहीं है? जूम करूँ? कर दें तो अच्छा है। अच्छा, इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। तो अब हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट टेबल बना लिया, और अभी हम हैं कंटेंट टाइप बिल्डर पर। हमने जो स्टूडेंट के टेबल को बनाया है ना, उस टेबल के अंदर कॉलम्स नहीं है। देखें, टेबल, ये कॉलन होते हैं ना, आईडी, नेम, एज, कोर्स, फीस। कॉलन नहीं है इसके अंदर, खाली है टेबल। स्टूडेंट इसका नाम है, टेबल खाली है। तो अब हम क्या करते हैं, कॉलन बनाते हम्म, हैं। तो ऐड न्यू फील्ड के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, तो वो कहता है कि आप किस डेटा टाइप का, किस डेटा टाइप की फील्ड बनाना चाहते हैं। तो मैं इससे कहूँगा कि टेक्स्ट, टेक्स्ट टाइप की फील्ड चाहिए, नेम लिखने के लिए मुझे चाहिए, तो मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और इसका नाम दूंगा नेम। अच्छा, शॉर्ट टेक्स्ट है या लॉन्ग टेक्स्ट है? तो मैं कहूँगा शॉर्ट टेक्स्ट है, नेम इसका नाम है। एक फील्ड हो गई हमारी ये। एडवांस सेटिंग में जाकर नाम पूछना ज़रूरी है ना, तो एडवांस सेटिंग में जाकर रिक्वायर्ड फील्ड कर देंगे, और बेसिक सेटिंग में वापस आ जाएंगे। तो नेम के नाम का एक आपने क्या बना लिया, एक आपने कॉलन बना लिया, और वो रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ। सर टेबल आईडी ये खुद ही टेबल जनरेट खाली करे। थी, टेबल खाली थी। यहाँ से आप कॉलन, आईडी वाली ये खुद बना देता है, आईडी ऑटोमेटिक बना देता है। ये नेम की आपने बना लिया। तो नेम, एक अब आपने एक कॉलन बना लिया ना, आईडी की, आईडी का जो कॉलन है वो ये खुद बना देता है। और एक दो चीज़ें और भी बना देता है, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, पब्लिश एट, ये सब भी बना देता है। चार कॉलन ये खुद बना कर देता है, उसके अलावा जो भी है वो आप अपना बना लेते हैं। तो हमने क्या बनाया, नेम। नेम क्या है, टेक्स्ट है। और हमने रिक्वायर्ड भी कर दिया कि इसको दिए बिना आपका काम होगा नहीं। अच्छा, नेम के बाद और क्या बनाए, एज बनाए। एज की एक फील्ड बनाते हैं। तो ऐड अनदर फील्ड पर जाते हैं। यहाँ पर एज है, नंबर, तो ये नंबर लेता हूँ मैं यहाँ से डेटा टाइप। इसका नाम रखता हूँ एज। और नंबर का फॉर्मेट जो है वो इंटीजर होगा। ठीक है, डेसिमल में तो नहीं हो सकता ना, 2.22 ईयर्स के तो नहीं हो सकते ना आप 1 2 3 4 इस तरह। तो इंटीजर, सॉलिड नंबर जो है वो ले लेते हैं। नेम और एज। अच्छा, एक फील्ड और बनाते हैं। और कौन सी फील्ड बनाए बताएं? सब्जेक्ट। नेम हो गया, ये हो गया, सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो एक हम बना लेते हैं ऐड अनदर फील्ड, ये भी है आपका टेक्स्ट ही टेक्स्ट। है, टेक्स्ट है। इसमें आप लिखेंगे सब्जेक्ट। शॉर्ट है ये भी, सब्जेक्ट जो है वो आप चाहें। अच्छा, अब जो है ना, हमने कौन सी फील्ड बनाई थी बेसिक सेटिंग में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है अगर आप चाहें तो इसको रिक्वायर्ड कर दें एडवांस सेटिंग में जाकर। मैं रिक्वायर्ड नहीं कर रहा हूँ इसे, तो मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं करूँगा। बेसिक सेटिंग में मैंने सिर्फ नाम लिख दिया है, और शॉर्ट टेक्स्ट से है। इसको मैं कर रहा हूँ फिनिश। तो हमारे पास टोटल कितने टेबल के अंदर हमारे पास
जो है, हाँ सिटी भी लिख सकते हैं, एक और चलें आपके कहने पर लिख देते हैं यहाँ पर। ऐड अनदर फील्ड में जाते हैं, टेक्स्ट में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिटी। तो ये जो सिटी है ये भी शॉर्ट टेक्स्ट ही है, इसको मैं क्या क्या बना चुका ज़रा एक दफ़ा यहाँ पर रिपीट कर लेता हूँ। हमने नेम को बनाया, हमने एज को बनाया, हमने सब्जेक्ट को बनाए, और अभी हम सिटी को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चार फील्ड हमने बना लिए हैं अपने टेबल के अंदर। तो मैं फिनिश कर रहा हूँ, और आप यहाँ पर देखेंगे नेम क्योंकि रिक्वायर्ड है तो छोटा सा एक सेरेक्ट इसके ऊपर जो है वो लगा हुआ है, नेम के ऊपर, नेम एज सब्जेक्ट और सिटी। तो ये क्या हो गया, डेटाबेस की फील्ड हो गई। अब इस डेटाबेस के अंदर देखें टेबल के कॉलम्स तो बन गए, लेकिन क्या इसके अंदर डाटा है? नहीं है सर। इसके अंदर डाटा नहीं है। तो डाटा डालने के लिए ना, हमने क्या देखा था, ये बनाता कंटेंट। है टेबल को, ये बनाता है टेबल को, ये क्या करता है, डाटा डालता है। तो कंटेंट मैनेजर के पास चलते हैं और डाटा डालते हैं। कंटेंट मैनेजर कहाँ पर है, वही साइड में होगा। देखें हम अभी कंटेंट बिल्डर में है ना, कंटेंट बिल्डर में हमने टेबल को बनाया, कलेक्शन टाइप के प्लस को हमने क्लिक किया था, अपने टेबल का नाम लिखा, उसके बाद एक एक करके हमने ये सब बना लिया। अब हम आते हैं इसके बने हुए टेबल के अंदर डाटा डालने में। तो कंटेंट मैनेजर यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ऊपर, इसको क्लिक करेंगे। अच्छा हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक आप मत कीजिएगा, वो ये कि आपको ना हमेशा सेव करना है इसे। जब आप इसको सेव करेंगे ना, यहाँ पर ऊपर सेव का बटन है, तो ये ऐसे बिल्ड करता है। और ये बिल्ड करके पता है क्या करता है, आपके बैकएंड में ये देखें कोड लिख रहा होता है। यहाँ पर डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर आप एसआरसी में आए, एपीआई के अंदर आए, स्टूडेंट बनी, स्टूडेंट की एपीआई अभी बनेगी। देखिए ये स्टूडेंट का फोल्डर है, स्टूडेंट का राउट है, ये राउट है ना, स्टूडेंट का कंट्रोलर है, सर्विसेज, ये जो डेटाबेस कॉल के लिए हम यूज़ करते हैं सर्विस, ये है। हम राउट को ओपन कर लेते हैं, तो इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें, ये राउट है, मतलब एपीआई है ये, और कंट्रोलर का फंक्शन यहाँ पर है। अब ये जैसे आप लिखते हैं ना, तो वैसे ही इसने एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करके आपके बैकएंड में ये पूरी एपीआई अभी लिख रहा है। लेकिन ऑब्वियसली अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या है, डेटाबेस है, उसके अंदर कोई डाटा नहीं है। तो वापस से आए, ये जो गोल गोल घूम रहा था ना, ये बिल्ड बना रहा था, और बिल्ड बनाने के मतलब ये है कि कोड में जाकर चेंजेस कर रहा है, कोड में चेंजेस कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि आपका जो कोड है वो ऑन द स्पॉट रीजनरेट होता है, और जो भी आप यहाँ पर कर रहे होते हैं उसका बैकएंड का कोड वहाँ पर लिखा रहा होता है। तो चलें कंटेंट मैनेजर में आते हैं ताकि हम इस टेबल में डाटा डाल सकें। तो कंटेंट मैनेजर को मैंने क्लिक किया, ये हमें सिखाने वाला जो है इसको स्किप कर दें। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखें यूज़र को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यूज़र जो है वो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है इस ट्रैपी की तरफ से। अगर ये यूज़र आप डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद एक सुपर एडमिन की तरह अ, इस ट्रैपी के डैशबोर्ड के अंदर अभी जो आप आए हैं ना, तो आप भी एक यूज़र बनकर आए। तो अगर आप इसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो आप इस डैशबोर्ड से बाहर निकल जाएंगे। तो वैसे तो ये डिलीट होता नहीं है, लेकिन अगर आपके माइंड में ऐसा है कि भाई ये क्यों यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको डिलीट कर दें, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, इग्नोर करें आप यूज़र को। हमने स्टूडेंट बनाए, स्टूडेंट को क्लिक किया आपने एक दफ़ा। अच्छा आप कहाँ पर है, डाटा डालने वाले पर है ना, कंटेंट मैनेजर पर। स्टूडेंट को आपने क्लिक कर दिया। अब डाटा की एंट्री करते हैं। तो डाटा की एंट्री हमने की, अब ये देखें फील्ड पूछ रहा है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताहा, मेरा नाम है, ताहा अहमद लिख देते हैं। एज में यहाँ पर लिख देता हूँ 66, और यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देता हूँ वर्डप्रेस, और यहाँ पर जो सिटी है वो लिख देता हूँ कराची। अब आपको करना है सेव।
कर लिया सेव आपने, सेव डॉक्यूमेंट ऊपर यहाँ पर दिखा रहे हैं वो। सेव डॉक्यूमेंट को बाद सेव डॉक्यूमेंट के बाद आपको करना है पब्लिश। पब्लिश भी हो गया, यहाँ पर दिखा रहे हैं वो। अब समझें आप, आपके टेबल में जो 4 कॉलन है, उस 4 कॉलन में डाटा आपने डाल दिए। ताहा, 66, वर्डप्रेस और कराची। ये मुझे दिखाना है अपने फ्रंट एंड के ऊपर। कैसे दिखाऊंगा फ्रंट एंड के ऊपर? मेरे डेटाबेस में तो ये है, मेरे डेटाबेस में तो ये है, अभी अभी डाले हैं हमने। फ्रंट एंड के ऊपर मुझे चाहिए, तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है फ्रंट एंड पर कुछ भी दिखाने के लिए? यस। ब्राउजर की। सानिया सही कह रही हैं, एपीआई की। तो एपीआई हमें चाहिए डेटाबेस का। डेटाबेस के टेबल को आपने बना लिया, डेटाबेस के टेबल के अंदर आपने डाटा डाल दिया। अब एपीआई बनाने की बारी है ना। तो एपीआई कैसे बनाएंगे देखें। आप ये सेटिंग के अंदर आएंगे, सबसे नीचे आएंगे, यूजर एंड परमिशन प्लगइन के अंदर। यहाँ पर रोल है, रोल को क्लिक करेंगे। अच्छा, एक रोल ऊपर भी है, इस पर मत पहुंच जाइएगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, रोल है, इसको छोड़ दें। आपका रोल है ये वाला, यूज़र एंड परमिशन प्लगइन का जो रोल है वो है आपका रोल। अच्छा, इसको आपने क्लिक किया और पब्लिक के अंदर आप आ गए। ये जो पब्लिक है इसको आपने एक दफ़ा क्लिक किया। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखेगा परमिशंस। अब इस परमिशन में आपको स्टूडेंट नज़र आ रहे। तो इस स्टूडेंट को ना, पीछे स्टूडेंट का डाटा बना हुआ है, टेबल भी तैयार है और डाटा भी उसमें हमने डाल दिया। अब उसकी एपीआई अलाउ कर दें हम। अब आप समझें ज़रा, इस स्टूडेंट को मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। अब ये कितने कमाल की चीज़ है, आप देखें। CRUD ऑपरेशन होता है ना, CRUD ऑपरेशन में आप चार एक किस्म की एपीआई बनाते हैं। किसी चीज़ को गेट करने की एपीआई, जो जिससे हम डाटा देखते हैं। अपडेट की एपीआई, जिससे हम क्या करते हैं, डाटा को अपडेट करते हैं। डिलीट की एपीआई, जिससे हम डाटा डिलीट करते हैं। और क्या करते हैं, एक और, क्रिएट की एपीआई। आपको चार किस्म की। अच्छा, एक और भी होता है ना, एक तो गेट होता है और एक होता है गेट बाय आईडी। गेट के मतलब सारा डाटा लेकर आओ, गेट बाय आईडी मतलब जिसकी आईडी मैंने बताई है सिर्फ उसका डाटा लेकर आओ। आप इस चेक बॉक्स को जैसे ही क्लिक करेंगे ना, क्रिएट को, क्रिएट की एपीआई बना देगा वो। डिलीट को क्लिक कर, डिलीट को यहाँ से चेक करेंगे, डिलीट की एपीआई बना देगा। फाइंड को क्लिक करेंगे, मतलब फाइंड मतलब गेट करना। फाइंड वन को क्लिक करेंगे मतलब गेट बाय आईडी, इसकी एपीआई बना देगा। अपडेट को क्लिक करेंगे, अपडेट की एपीआई बना देगा। तो आए एपीआई बना लेते हैं, जब इतना ही आसान है तो हमें क्या करना है, हमें देखने गेट करने वाली एपीआई चाहिए। तो हम यहाँ पर फाइंड को और फाइंड बाय, बल्कि सिर्फ फाइंड को रखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने फाइंड को चेक किया ताकि हमें डाटा गेट हो सके, और वही हम दिखा देंगे अपने फ्रंट एंड पर। तो ये देख रहे हैं आप एपीआई, ये जो एपीआई आपको मिली है ये वाली। अच्छा, सेव करते हैं पहले तो ना, क्योंकि हमने फाइंड को चेक किया है तो ऊपर आकर सेव किया आपने। अब जैसे ही सेव किया तो ये एपीआई उठाएं, और ये चल किस पर रहा है, ये चल रहा है भाई आपका इस पोर्ट के ऊपर चल रहा है ना। तो लोकल होस्ट, इसको पूरा कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर इसको पहले तो ओपन करें और ये उठा लें यहाँ से यहाँ तक, एपीआई स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ से मिटाना शुरू करें, हमें यहाँ तक चाहिए एपीआई और स्टूडेंट, मतलब लोकल होस्ट आ गया आपका, एपीआई का एंड पॉइंट और स्टूडेंट्स। इंटर किया मैंने, देखें क्या देखा आपको।
नेम ताहा अहमद, एज 66, सब्जेक्ट वर्डप्रेस, सिटी कराची, और चार फील्ड जो ये खुद बनाते हैं। क्रिएटेड एड, डाटा कब क्रिएट हुआ है, कब अपडेट हुआ है, कब पब्लिश किया है आपने, कब, और डॉक्यूमेंट भी, आईडी भी खुद ही बना देता है ये। तो ये एक, आप क्या करते, आप डेटाबेस बनाते, आप समझे, डेटाबेस बनाते, डेटाबेस के अंदर आप फील्ड्स बनाते, फिर डाटा डालते। अच्छा, ये डाटा जो है ना, जो आपने इसके अंदर डाटा जो आपने डाले, इस डाटा को गेट करने के लिए आप एक बैकएंड लिखते, बैकएंड की एपीआईज बनाते। एपीआई भी चार पांच किस्म की होती, गेट, गेट बाय आईडी, अपडेट, डिलीट और क्रिएट। अब ये सारी एपीआई बनाते, तो ये आपका बैकएंड जाता आपके डेटाबेस में, और ये डाटा वापस लेकर आता, और आपको मिल जाती है एक एपीआई। तो फ्रंट एंड को क्या चाहिए, फ्रंट एंड को एपीआई। एपीआई चाहिए। अब वही एपीआई आप फ्रंट एंड को दे देते हैं, फ्रंट एंड क्या करता है, उसी डाटा को दिखा देता है, जो डेटाबेस से आ रहे हैं वही डाटा दिखा देता है। तो ये यही तो है जेसन का रिस्पॉन्स, और ये एपीआई बन गई। नहीं समझ आई बात? जी सर। डेटाबेस भी जी तैयार, सर। एपीआई भी तैयार, और सब तैयार, और कोड भी पीछे हुआ हुआ है, देखें। हम क्या करेंगे, पहले इसको फ्रंट एंड पे कॉल करते हैं, कोड बाद में देख लेंगे। ये हमारा जो ये है ना यूआरएल, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और नेक्स्ट जेएस पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जेएस है, ये नेक्स्ट जेएस है ना, इस पर हम डाल देते हैं ये। ठीक है, ये हमारे एपीआई आ गई। अब वही बात है ना कि एपीआई को एक्सेस कैसे करेंगे, तो पहले इसकी शक्ल देख लेते हैं, फिर हम एक्सेस भी कर लेंगे। तो पहले तो ये H1 को हटा देंगे, कहीं एरर ना दे दे हमें। H1 को हटा देते हैं, हमने इसको रीडेबल बना लिया। रीडेबल बनाने के बाद इसके अंदर सेट कर दिया, तो इसी को console डॉट लॉग कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, लॉग करते हैं। अच्छा, पूरा लिखना पड़ेगा, console.log, और यहाँ पर आपने लिख दिया ये वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर सेट होता है, इससे दिखता है, और यही हमें फ्रंट एंड पे भी दिखाना है। तो ज़रा देखते हैं कि इसके अंदर क्या आया। कैसे दिखेगा, बटन दबाएंगे ब्राउज़र के कंसोल पे दिख जाएगा। चले आए हम, क्या करते हैं, ये हमारा फ्रंट एंड है, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, इंस्पेक्ट पर जाते हैं, कंसोल पर जाते हैं, इसको क्लिक मी करते हैं, यहाँ पर आया नल, यहाँ पर हमारे पास आया है नल। सर और कोडिंग। सर ये आपने इधर रिस्पांस डेटा रखा है, जबकि ये डेटा के अंदर है, सॉरी रिस्पांस के अंदर है ना। चलें, हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को भी हम कर लेते हैं console.log, और डाटा को भी हम कर लेते हैं console.log, जिसमें भी हो वो दिख जाए बस हमें। बटन दबाएंगे, ये चलेगा तो दिखेगा। चलें, दोबारा से ट्राई करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और क्लिक मी। तो क्लिक मी पर इसको ओपन करते हैं, डाटा, ये देखें डाटा आ गया ना। ये जो किस में, डाटा के वेरिएबल में आ रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, रिस्पॉन्स का कंसोल हटाते हैं। ठीक है, इस डाटा के वेरिएबल में आ रहे हैं ना, तो डाटा के वेरिएबल में आ किस शक्ल में रहे वो हमें देखना ज़रूरी है। तो किस शक्ल में आ रहा है ये आ रहा है, इसको दोबारा कॉल करते हैं। ये थोड़ा ना मुझे परेशान कर रहे, हम क्या करते हैं, सिर्फ डाटा रखते हैं, ताकि जो हमें कंसोल में दिखेगा ना, उस वो ऑब्जेक्ट है क्या है, वो हमें फिर पता चलेगा
कि वो है क्या। चले आए, रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, फिर से क्लिक करते हैं। अच्छा, इसके अंदर आ रहा है डाटा, इसमें बहुत कुछ आ रहा है। डाटा, मेटा, डाटा जो है ये, डाटा को एक्सेस करते हैं। डाटा एक एरे है। अच्छा, डाटा एक एरे है भाई। इस डाटा के जीरो इंडेक्स पर हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है। तो एक काम करते हैं, डाटा जो है ना, वो एक एरे है, एरे को एक्सेस करना है जीरो इंडेक्स से। तो हमने जीरो लिख दिया। देखते हैं एरर ना आए। जीरो इंडेक्स तक हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, देखते हैं। अनडिफाइंड, गलत एक्सेस किया हमने। चलें, एक काम करते हैं, हमें डाटा की जब तक सही शक्ल नज़र नहीं आएगी ना, तब तक हम इसको निकाल नहीं पाएंगे डाटा को। तो हम यहाँ से ज़रा ट्राई करते हैं कि ये है क्या। हाँ, यहाँ दिख रहे हैं ना, देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे बाहर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो हम कंसिडर करते हैं हमारा जो ये डाटा है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में ये नहीं लगता, ये एरे में लगता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर आए। ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे ही आएंगे तो आपको डाटा को टच करना है यहाँ पर। तो डाटा डॉट डाटा। अच्छा, ये डाटा क्या है, ये एक एरे है। कहाँ से चल रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा, तो इसमें ज़ीरो इंडेक्स पर ही एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट तक पहुँचने के लिए हमें ज़ीरो लिखना है। ठीक है, ज़ीरो लिख लिया। अब हम आ चुके हैं इस ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट के अंदर है नेम। तो यहाँ हम लगाएंगे बाहर आकर डॉट नेम। इसमें हमें ताहा दिखना चाहिए। और इसमें हमें ताहा दिखना चाहिए, हम क्या करेंगे, वापस आते हैं, अपने फ्रंट एंड पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखें, ताहा अहमद आ गया। तो मतलब ये हुआ, मतलब पता है क्या हुआ, कि मैं डाटा डॉट डाटा नेम जो है ना, ये, इससे मैं नाम देख पा रहा हूँ, बैकएंड की एपीआई बन गई, डेटाबेस में डाटा रखा हुआ है। और आप फ्रंट एंड के ऊपर इसका ये देख पा रहे हैं। अगर आपको इसको फ्रंट एंड के ऊपर देखना है, तो आप जो है वो इसको सेट कर दें। आप यहाँ से जो है व- इसके अंदर सेट कर दें, और इसको जो है वो यहाँ पर आकर सेट कर दें। अब जब आप बटन दबाएंगे तो ताहा अहमद यहाँ दिखेगा। और ताहा अहमद के साथ और भी चीज़ें आ रही हैं, और भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि क्या क्या आ रहा है, नेम है, एज है, जो निकाल कर लगाने हैं वो लगा दें। मिसाल के तौर पर एक H1 और बना देते हैं, इसके पीछे लिख देते हैं कि भाई ये है नाम। ये क्या है, ये नाम है। इसी तरीके से एज बना देते हैं, सब्जेक्ट सिटी, नेम, एज, सब्जेक्ट सिटी। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको करना ये पड़ेगा कि इसका नाम यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर आप आ चुके हैं। यहाँ पर आपको इस तरह एक्सेस करना पड़ेगा, नेम, एज, सब्जेक्ट सिटी। ठीक है, बटन दबाएंगे सब दिख जाएगा। आते हैं फ्रंट एंड पर, इसको रिफ्रेश करते हैं, क्लिक मी करते हैं, देखें आ गया ना, नेम ताहा, एज 66, सब्जेक्ट वर्डप्रेस, सिटी कराची। बैकएंड का कोड देखें, एक जो बैकएंड का कोड हमने नहीं किया। हमने कोई डेटाबेस जो है वो, वहाँ पर कोई क्यूरी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। अब आप आए बैकएंड में। ये बैकएंड का जो, ये जो मैनेज कर रहा है स्टेप ही, इसमें एसआरसी में, एपीआई के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर कंट्रोलर है, वो अपने फंक्शन के अंदर कर रहे हैं मैनेज। इसमें स्टूडेंट्स है। ठीक है, ये सब कर रहे हैं, इसको आपको छेड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बैकएंड आपका आ गया पूरा। और जो करने, कंटेंट मैनेजमेंट से करें। आप आ गए अपने इस स्ट्रैपी में। अच्छा, आपने फाइंड किया है, डिलीट
अलाउ कर दें, डिलीट की एपीआई बना देगा मिनटों में, क्रिएट की एपीआई बना देगा। इसी तरह आप यहाँ से बाहर निकले, कंटेंट टाइप बिल्डर में आए, स्टूडेंट की आपने टेबल बनाई थी ना, एक कलेक्शन बनाए, यहाँ पर आप लिखें टीचर। टीचर सिंगुलर लिखेगा, ठीक है, वो खुद बना देगा। कंटिन्यू करेंगे, इसके टीचर के टेबल में टेक्स्ट में TESCHER नेम, ऐसे कैमल केस में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एक हम ये डाल देते हैं टीचर नेम, और एक फील्ड और डाल देते हैं, ऐड अनदर फील्ड। इसमें टीचर सब्जेक्ट लिख देते हैं हम, टीचर सब्जेक्ट लिख देते हैं, और इसको भी फिनिश करते हैं। ठीक है, ये आपके टेबल में दो कॉलम है। डाटा किससे डलता है? कंटेंट मैनेजर से। कंटेंट में, अच्छा सेव भी तो करने, सेव कर लेते हैं। ये जो गोल गोल घूम रहा है ना, ये टाइम लेता है, क्योंकि आपके बैकएंड का पूरा कोड मिटाता है और बिल्ड दोबारा से बनाता है और दोबारा नया बैकएंड लिखता है ये। ये 10 चीज हो गई सर। अच्छा सर, एक बात बताइए, स्टेपे में फिर अगर वो कैसे करें? अच्छा, ये टीचर की टेबल है, इस टीचर के टेबल में डाटा हमें डालने हैं। कंटेंट मैनेजर में आए, और टीचर को क्लिक किया हमने, टीचर के टेबल को एंट्री की हमने। टीचर का नाम क्या है? टीचर का नाम है, लेट्स से यहाँ पर अली है, और सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप लिख दें, इस ट्रैप पे लिख दें, और सेव करना है, पब्लिश करना है। अब ये तो बन गया डेटाबेस की टेबल के अंदर डाटा डाला है आपने ना। अब इसकी एपीआई बनाए, सेटिंग में आए, रोल्स में आए, पब्लिक में आए, टीचर ये है, इसके ड्रॉप डाउन को खोलें, फाइंड को आप यहाँ से वो करें, क्या कहते हैं, चेक बॉक्स क्लिक करें, सेव करें। यह आपका एंड पॉइंट है, एपीआई टीचर। इस एपीआई टीचर को आपको देखना है, तो आप जो है वो इसको कॉपी करें, और यहाँ पर एपीआई स्टूडेंट की जगह आप एपीआई टीचर को एक्सेस करें। आपको यहाँ पर अली और सब्जेक्ट इससे हैप्पी, अब यही फ्रंट एंड पे जाके आप निकाल के दिखा देंगे। जेसन के अंदर जो आ रहा है वही तो फ्रंट एंड में दिखाना है हमें। अब आप वापस इधर हैं, तो क्या होता है कि आपका जो बैकएंड है वो एपीआई लिखता है। एपीआई में आप जेसन के रिस्पॉन्स को फ्रंट एंड पर भेजते हैं, और फ्रंट एंड दिखा देता है। डेटाबेस में डाटा होता है, वो डाटा बैकएंड में जाता है, बैकएंड की एपीआई से फ्रंट एंड पे जेसन की शक्ल में जाता है। तो इस एपी से क्या हुआ कि आपका बैकएंड जो है वो खुद लिखा रहा है, आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है। और जो डेटाबेस है वो भी आपका यहाँ पर सेट हुआ हुआ है। आपको यहाँ पर डेटाबेस की एसक्यूएल क्यूरी लिखने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये हेडलेस सीएमएस है, ये क्या होता है, ये अब आपको अच्छे से पता चल चुका है कि क्या होता है। देखें, कभी भी ना, एक जैसे कि अभी आपने एक सवाल पूछा है कि इमेजेस जो है ना वो हम कहाँ रखते हैं, बैकएंड में रखते हैं, फ्रंट एंड में रखते हैं, या डेटाबेस में रखते हैं, पहले मुझे ये बताएं। फ्रंट एंड पर। फ्रंट एंड पर रखते हैं जी। और चलें, टाइम नहीं है, डेटाबेस में। टाइम नहीं है, शायद मैं बता नहीं पाऊंगा, कोशिश करता हूँ मैं। देखें, ना तो हम फ्रंट एंड पर रखते हैं, ना हम बैक एंड पर रखते हैं, ना हम डेटाबेस पर रखते हैं, तो फिर हम कहाँ रखते हैं? किसी को याद है कहाँ रखते हैं? सर हेडलेस सीएमएस पे। S3 बकेट में। सिर्फ सानिया का ही दिमाग चल रहा है। तो देखें, हम AWS S3 बकेट के अंदर जो है रखते हैं, और उसका URL हम लाकर अपने डेटाबेस में रखते हैं। तो S3 बकेट आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसके ऊपर आप इमेजेस डालेंगे और उसके URL को अपने डेटाबेस में सेव करेंगे। ये तो खतरनाक काम हो गया। S3 AWS पे वो फ्री में तो होता ही नहीं है। हाँ, ये लेकिन फ्री वाले कुछ हैं, आप उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। S3 बकेट ज़रूरी नहीं है,
कोई भी इमेज होस्टिंग सर्विस हो जो कि आपको फ्री में दे दे वाटर मार्क के साथ, तो वो भी आप लगा सकते हैं। चलें, मीटिंग ख़त्म होने वाली है, हम जो है वो कल मिलते हैं।